आज की ओ लेवल की क्लास में हम सीखने वाले हैं डे 3 M1R5। M1R5 पेपर कोड है और तीसरा दिन है हमारा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसके अलावा हम सीखने वाले हैं IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे पहला, हाँ जी, पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के लक्षण। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं। तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं जो पॉपुलर विशेषताएं हैं। सबसे पहला स्पीड कंप्यूटर की मेन विशेषता में आता है। दूसरा एक्यूरेसी, ये भी मेन विशेषताओं में आता है कंप्यूटर की, कोई भी गणनाएं गलत नहीं होती। आगे देखते हैं डिलीजेंस, बिना थके रुके ये काम करता रहता है अपनी लगन से। और वर्सैटिलिटी, बहुत देशीय है, हर जगह इसका यूज किया जाता है, हर काम कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, गाने प्ले कर सकता है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, और इसके पास बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। और अब का आता है सिक्रेसी, यानी कि गोपनीयता, आपकी हर चीजों की गोपनीयता को भी कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्पीड यानी कि गति। गति का मतलब क्या हो गया? आप देख सकते हैं बाय फिगर, कंप्यूटर एक रॉकेट की तरह वर्क करता है। तो चलिए हम लोग भी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं स्पीड के बारे में। देखिए, स्पीड, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो और पिको सेकंड पे काम करता है, यानी 10 की पावर -9 और 10 की पावर -16। कंप्यूटर की क्लॉकवाइज स्पीड, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्लॉकवाइज होती है, जिसको हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज भी कहते हैं। इसको इसी में मापा जाता है, यानी कि कंप्यूटर को जो मापा जाता है वो किसमें? उसकी क्लॉक स्पीड के से। और क्लॉक स्पीड जो होती है या तो वो मेगाहर्ट्ज में होती है और या तो वो गीगाहर्ट्ज में होती है। तो स्पीड के बारे में आपको पता चला। स्पीड से क्वेश्चन क्या आता है ये बताइए, इनमें से कंप्यूटर की स्पीड राइट नाउ कौन सी चल रही है? या तो आप बोल सकते हैं नैनो सेकेंड, और अगर पिको सेकेंड दिया है तो आप पिको सेकेंड भी वहां पर बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और बोलता है तो वहां पे वो रॉन्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो बहरहाल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता, ठीक है। ये आपका है यानी कि गोल है, टारगेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, एक्यूरेसी मींस टारगेट। जो टारगेट होगा वही काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर कठिन से कठिन कार्य को भी बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है, यानी बिना गलती के भी परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई गलती पाई जाती है तो डेटा व प्रोग्राम में मानवीय गलतियां के कारण होता है, यानी कुछ ही गलतियों के कारण किसी डेटा और प्रोग्राम में गलतियां पाई जाती हैं। तो बहरहाल एक्यूरेसी का जो मामला है कंप्यूटर को इसीलिए विशेष माना जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं और एक बार आप ऐड करते हैं तो आप समझिए कि किस तरह से वर्क होता होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन से आप जल्दी काम कर लेते हैं। कैलकुलेशन का फायदा क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी काउंट करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसी को आप कॉपी में करते हैं तो 1 से 2 बार तो दोहराएंगे ही, इसलिए कंप्यूटर पे काम करना आसान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो
और उसमें एक लेंदी डेटा दिया गया हो, उसको ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सेल का। और एक्सेल क्या है? एक कंप्यूटर है का सॉफ्टवेयर है जिसके बेस पे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा डेटाओं का यूज़ करने के लिए किसका यूज़ होता है? एक्यूरेसी के लिए ही कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो बहरहाल आपको पता चल गया कि कंप्यूटर का यूज़ किस पर्पज़ से हम लोग करते हैं। गति, एक तो स्पीड की वजह से इसकी विशेषता है, और दूसरी विशेषता क्या कहती है? इसकी दूसरी विशेषता है किसकी? एक्यूरेसी की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है डिलीजेंस, यानी कि लगन। लगन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लगन, आप देख रहे होंगे भाई फिगर कितनी लगन से बंदा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके, बिना थके लाखों करोड़ों बार काम कर सकता है। बात समझ में आई? देखो यार, लगन की वजह से लोग काम कर सकते हैं, माइंड से लोग थकते हैं, कंप्यूटर थकता नहीं। तो मशीन है, मशीन कभी थकती नहीं, बस उसको टेम्परेचर सही से मिलता रहे, ज़्यादा हीटिंग ना हो तो मशीन कभी बंद नहीं होगी। तो उसके लिए हमको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। तो ये आपका क्या है? डिलीजेंस। आगे बढ़ते हैं। वर्साटाइलिटी यानी बहुउद्देशीय। आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, आप बहुउद्देशीय यानी कि वर्साटाइल की वजह से आप कंप्यूटर को ईमेल कर सकते हो, आप इंटरनेट चला सकते हो, आप सेटिंग सेट कर सकते हो, आप फॉन्ट सेट कर सकते हो, आप लॉक लगा सकते हो, आप इस ई कॉमर्स यानी कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इवन आज की इस लाइफ में बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? हर एक काम मोबाइल और कंप्यूटर से किया जा रहा है। तो ये एक बहुउद्देशीय डिवाइस है, इसीलिए इसको बोला गया है। वर्साटाइलिटी की वजह से भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में एक समय पर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे एक ही समय पर आप गाना सुन रहे हो और एक ही समय पर आप टाइपिंग कर रहे हो। ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं? वर्साटाइलिटी की वजह से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। दिन प्रतिदिन स्टोरेज कैपेसिटी की स्टोरेज यूनिट बढ़ती ही जा रही है। तो कंप्यूटर का एक विशेष विशेषताओं में यह भी आता है कि आपको कभी मेमोरी कम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मार्केट में लोगों की आवश्यकताएं जैसे बढ़ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं। स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या चीज़ है? स्टोरेज कैपेसिटी की मात्रा दी गई है। बहरहाल आगे देखते हैं हम। ये देखिए आपको दिखाया गया, ये क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है जिसमें हम लोग इस समय डेटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सी जानकारियां स्टोर की जा सकती हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? भाई स्टोर क्यों करोगे आप? ताकि भविष्य में उसको देख सकें। आजकल आप फोटो खींचते हो, आजकल आज वीडियो बनाते हो, आजकल वीडियो रखते हो, तो क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उसको दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें और उसका यूज कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में स्टोरेज भी काफी होता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्रेसी, गोपनीयता। गोपनीयता के बारे में अगर हम कहें तो कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर या डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। बात समझ में आई? भाई सिक्रेसी है, कंप्यूटर में एक ऑप्शन दिया होता है कि आप क्या कर सकते हो? पासवर्ड लगा सकते हो, अपने अकाउंट पे पासवर्ड लगा सकते हो, बायोस से पासवर्ड लगा सकते हो। देखो कब कब क्या लगाते हैं। अगर आप सिस्टम कई लोग छूते हैं तो आप चाहो तो जिस सिस्टम में जिसके डेस्कटॉप पर ज़्यादा अच्छे डेटा हैं उसको आप क्या कर सकते हो? अपने नाम से सिक्योर कर सकते हो पासवर्ड दे करके। लेकिन अगर आप
खोल करके चले जाते हो तो उसमें कोई सिक्रेसी रह जाती, तो आप क्या करते हो, आप वहाँ से उसको अथॉरिटी दे देते हो कि खोल सके, या फिर उसको आप लॉक कर देते हो। तो कंप्यूटर में ये बड़ी एक आसान अच्छी चीज़ है कि फाइल हो या फोल्डर हो, सब में आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, बिना आपके इच्छा अनुसार उसको कोई ओपन नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिनका कई अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर का सीधे तौर पर वर्गीकरण करना मुश्किल होगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके द्वारा किया जाने वाले कार्य की आधार पे तथा अनुप्रयोग के आधार पर किया जाता है या जाना जाता है। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अभी चलते हैं, हम देखते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। चलिए आते हैं हम लोग। पहला, अनुप्रयोग के आधार पर यानी एप्लीकेशन के आधार पर। दूसरा, आकार के आधार पर, साइज ऑफ। और तीसरा, उद्देश्य के आधार पर यानी कि पर्पस के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर यानी एप्लीकेशन के आधार पर, आकार के आधार पर यानी कि साइज के आधार पर, और उद्देश्य के आधार पर मतलब पर्पस के आधार पर, ये सारे काम आपके कंप्यूटर में किए गए। यानी कंप्यूटर के आधार पर इन तीनों को तीनों भागों में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्या चीज़ है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में 3 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। पहला है एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा है साइज के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन के आधार पर, तो एप्लीकेशन के आधार पर पहला ऑप्शन आता है एनालॉग कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पर 3 भागों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन पर सर्किटों के बेस पर काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल बेस पे काम करता है, इसलिए आप इसको बोलते हो डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है, जिसको हम ईसीजी मशीन के नाम से भी जानते हैं, वो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब जानते हैं हम लोग उसके साइज के आधार पर। तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग पे। तो पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा आता है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे माइक्रो कंप्यूटर की। वो ऐसा कंप्यूटर जो साइज में छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और जो साइज से थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। इसी तरह से मिनी कंप्यूटर, और जो उससे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इसी तरह से ये साइजों के आधार पर बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर को साइज के आधार पर बांट के दिखाइए, तो आप बताइएगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर की विद एग्जांपल, तो आप जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप चला रहे हो इस समय, उस कंप्यूटर की जो है उसको बोलते हैं हम लोग हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, वो अकेले ही कनेक्ट है, बाकी डिवाइसों से उसमें कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, तो दिस कॉल्ड इज माइक्रो कंप्यूटर। और अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो यह कंप्यूटर मिनी के नाम से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक, जहाँ पे कम संख्याओं में लोग जोड़ने वाले हों, वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, मिनी कंप्यूटर्स। तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो साइज के आधार पर अगर हम बात करें
तो साइज के आधार पर ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। और तीसरा आपका आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसका यूज अनुसंधान वाले करते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं आधार के आधार पर, यानी पर्पस के आधार पर, तो इसमें पहला पर्पस होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो तीन आधार पे आपके कंप्यूटर को बांटे गए हैं। पहला एनालॉग है, दूसरा आपका क्या है, पहला एप्लीकेशन है, दूसरा है साइज और तीसरा है आधार, यानी पर्पस के आधार पर आप इसका उद्देश्य के आधार पर आप इसको बांट सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं, और विस्तार से जानने के लिए पहले हम एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम एप्लीकेशन के आधार पर बात करें तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर आता है, और आप लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर इस तरह से आप देख सकते हो कि ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर का सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में और जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वेब कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, लंबाई, चौड़ाई, इन सारी चीज़ों के लिए, ऊंचाई, इन सारी चीज़ों के लिए किसका यूज किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है एनालॉग कंप्यूटर में। तो आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं तथा कंप्यूटर किसी भी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से शोध संसाधनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने से अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए एनालॉग कंप्यूटर सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। समझ में आई आपको बात? तो ये थी तो एनालॉग कंप्यूटर की बात। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर से क्वेश्चन क्या आता है, वह कंप्यूटर जो फिजिकल नेचर को सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो टेम्परेचर और प्रेशर को नापता है उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर यहाँ पे आ जाते हैं कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत। चलिए आगे हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो ये देखिए, पहले डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर में क्या चीज़ है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट के लिए इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, etc, ये इत्यादि आपके एग्जाम्पल हैं। चलिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, 0 और 1 पे कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो 0 और 1 पर जो है डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। ठीक है ना, और इनपुट किए गए डेटा को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रयुक्त करके रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल का समायोजन है। तो ये आप देख सकते हो बाय फिगर, जो ग्राफ में आ रहा है दिस कॉल्ड इज एनालॉग, और जो आपका फोटो में आपको दिख रहे हैं ये क्या है, डिजिटल। तो दोनों पार्ट को मिला करके हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से मिलकर के बना हुआ है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य करता है। इसे हम ECG या डायलिसिस मशीन इत्यादि कहते हैं।
अब बात करते हैं आगे की। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला ऑप्शन आता है, ये आपको दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। पहला कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटे स्मॉल साइज के होते हैं, कम लागत पर, लो कॉस्ट में वाले और सिंगल यूज़र वाले, डिजिटल कंप्यूटर वाले होते हैं। उसमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। पीसी, लैपटॉप, एग्जाम्पल जानते हैं ना, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पाम टॉप, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये हैं माइक्रो कंप्यूटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये आपको देखने में लग रहा होगा मिनी कंप्यूटर। सर्वर के बीच में जो सारे नोड लगे हैं, इन सारे के बीच में जो नेटवर्किंग हुई है उसको बोलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। चलिए जानते हैं। यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें यहां पर, तो मिनी आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं। इनमें एक साथ 250 यूजर तक काम कर सकते हैं। इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना होती है। बात समझ में आई? मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसमें एक साथ 250 यूजर काम कर सकते हैं। इसकी कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मेन फ्रेम आकार में बहुत बड़ा है और महंगा भी है। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर तक काम कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए क्या यूज होना चाहिए? सर्वर होना चाहिए। महंगा भी होता है, सैकड़ों हजारों यूजर इससे जुड़े होते हैं और इसमें कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। बहुत महंगा होते हुए और विशेष अनुप्रयोगों के द्वारा नियोजित रूप सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटर में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए नियोजित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिक। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेफस्ट रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था क्रेफस्ट, जो कि 1976 में विकसित किया गया था, जिसका नाम है क्रेफस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटरों के बारे में जान लेते हैं कि भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर यूज हुआ। परम 8000, परम 10,000, आदित्य, अनुपम, परम युवा, परम युवा 2 और एका, ये सब क्या है? भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, कंप्यूटरों का उद्देश्य के आधार पर कैसे बांटा गया है। चलिए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को छापना, डेटाबेस बनाना। ये सारा काम जो होता है वो होता है जनरल पर्पस के लिए, इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन कंप्यूटरों को किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग या बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कंप्यूटर है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईटी गैजेट की। आईटी गैजेट और उनके अनुप्रयोग। देखिए, एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है। यह एक व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे कि एक टेलीविजन सेट, फोन सेल सेट, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि को कवर करता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों ही शामिल होते हैं। इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन, फोन, रेडियो और प्रसारण टीवी शामिल हैं। आईसीटी डिवाइस व्यक्तियों तथा संगठनों, कंपनियों और सरकारों तथा शिक्षक प्रतिष्ठानों के विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। तो ये है आपका आईटी गैजेट। अभी आगे जाते हैं आईटी गैजेट के बारे में। नवीनतम आईसीटी गैजेट और उनके उपयोग में से स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीक शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीज़ों में को बदल करके रख दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर कैसे बातचीत करते हैं, हम उस तरह से अध्ययन नहीं करते जैसे हम करते हैं। वैसे जैसे हम काम करते थे वैसे अब वैसा नहीं होता है। आईसीटी डिवाइस हमारे जीवन में लगातार क्रांति ला रहे हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अब मानव द्वारा किए गए सैकड़ों कार्यों करते हैं। तो आपने देखा आईसीटी गैजेट कितने उपयोग हैं। इसमें स्मार्टफोन आ जाता है, टैबलेट आ जाता है, डिजिटल टीवी आ जाता है, रोबोट आ जाता है। ये सब इसी के रूप में है। दैनिक जीवन में आईटी का जो है लगभग 90% चीज़ों पर हक है। व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो या कैसे भी बातचीत कर रही हो, अध्ययन के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये सारे काम आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आईटी गैजेट की सूची देखते हैं। इसमें टीवी आता है, मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, टैबलेट आता है, डेस्कटॉप आता है, पीडीए आता है, जीपीएस आता है, टेलीफोन आता है। ठीक है। तो टीवी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ये टीवी है,
टीवी पे आप यहाँ पे ये भी एक हमारा क्या है आईटी गैजेट है, मोबाइल भी हमारा क्या है एक आईटी गैजेट है, लैपटॉप भी हमारा क्या है आईटी गैजेट। आप इस सब पे देखो, टीवी पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, मोबाइल पे देख सकते हो। ये तमाम वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टैबलेट पे देख सकते हो, डेस्कटॉप पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं आईटी गैजेट के सभी प्राथमिक उपयोग। देखो यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आईटी गैजेट से, तो लोग सोचते हैं आईटी गैजेट नया टॉपिक है क्या, यही सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग यूज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आईटी गैजेट बातचीत को आसान बनाते हैं। आईटी का उपयोग डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने के लिए आसान व बेहतर साधन है। आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलें बिना किसी से भी बात कर सकते हैं, यानी आप बिना किसी से बात करे भी इसको बात कर सकते हैं, या अविश्वसनीय हैं। कुछ ही वर्षों में यह संभव हो सक पाया है कि आप दुनिया में किसी से भी कहीं पे भी आसानी से जुड़ सकते हैं, चाहे वह कहीं पे भी हो, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो। आप इसकी मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आईटी है ना, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, आप टेलीफोन यूज़ करते हो, आप उसको बाय फिगर देख सकते हो। कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन आपको लग रहा है आपको, तो आप उसको वीडियो कॉल करके देख सकते हो। तो यार कितना आसान हो चुका है ये आईटी गैजेट्स। चलिए आगे देखते हैं। आईटी गैजेट कंपनियों को बढ़ने में मदद करती हैं, यानी व्यवसाय के लिए भी बहुत काम के आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। व्यापार की दुनिया में आईटी डिवाइस विभिन्न उद्योगों और व्यक्तियों के बीच अधिक सुलभ कलेक्शन के लिए अनुमति देते हैं। वे डेटा को स्टोर करते हैं, नए तरीके बताते हैं, नई कंपनियों को पैसे बचाने में मदद करते हैं और ग्राहक सेवा में अत्यधिक सुधार हुआ है। तो ये सारे काम कंपनियों के लिए भी होता है, यानी कि व्यापार की दुनिया में भी आईटी का बड़ा है। सिंपल सा आप देख सकते हो आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। अभी आपको होल्डिंग बैनर कहीं नज़र नहीं आता, सारा काम कहाँ होता है, डिजिटल मार्केटिंग पे होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है वो अपने आप में है, क्योंकि हर बंदा जो है वो मोबाइल चलाता है, मोबाइल पे वीडियो देखता है, फेसबुक देखता है, व्हाट्सअप देखता है, तो उसको हर चीज़ किस पे, मोबाइल पे चाहिए। आज कोई बैनर देखने के लिए सर को नहीं उठाता, सर को हमेशा झुकाता है किसके चरणों में, मोबाइल के चरणों में। तो आप समझ सकते होगे जब मोबाइल के चरण में सारे काम हो रहे हैं तो मोबाइल कितना अहम है, और उसके साथ ये सब क्या है, आईटी गैजेट हैं। तो कंपनियों ने भी अपना पकड़ लिया और उन्होंने कहा, आप देख सकते हो आजकल तमाम रीसेलिंग और बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं जो आप ऑनलाइन करें। लोग बोलते भी हैं ऑनलाइन बैठे ये कमाएं, बहुत सारे ऐड आपको देखने को मिलते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम तरह के, ठीक है। तो आईटी कंपनियों ने भी इसको घेर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आईटी हमें हर जगह सब कुछ करने की अनुमति देता है। भाई आप कुछ भी बैठे कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, साधारण नागरिकों के रूप में हम फोन पर बात करने या किसी से को टेक्स्ट करने, जिसको व्हाट्सएप कहते हैं आप, ठीक है, के लिए आईटी गैजेट का उपयोग करने का आनंद ले सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये सब आप रोज करते हो ये सारी चीज़ें। यदि हम इंटरनेट पर एक नज़र डालें तो हम दर्जनों सोशल मीडिया वेबसाइटों और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, हजारों पिक्चरें शेयर कर सकते हैं, दिलचस्प लेख पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ें सूचना के संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध हैं। आप समझ रहे होगे ये सारी चीज़ें हैं। भाई आप टेक्स्ट लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, फोटो भेजते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। किसकी मदद से, आईटी गैजेट की मदद से, ठीक है। तो ये सारे काम आपके आते हैं।
आईटी हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। आईटी उपकरणों की शुरुआत से पहले संदेश या पत्र को अपने गंतव्य पर पहुंचाने में दिन या सप्ताह लग जाते थे। आप एक अंतर्देशीय लेते थे, आप एक टिकट लेते थे, फिर उसके बाद टिकट वगैरह लगा करके आप भेजते थे, पता चला कुछ हुआ है तो अब आप आज निर्णय और आप भेजते कब थे? जाता था 15 दिन बाद पहुंचता था, पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो सस्पेंस होता था। आप पता करते थे, जब अगला आदमी मिलता तो आपको मेरा पत्र मिला था तो उसने कहा नहीं मिला था। लेकिन अभी क्या है, कितना आसान है, एकदम सिंपल सा। आप ईमेल कर सकते, आप व्हाट्सएप कर सकते, आप टेलीग्राम कर सकते, आप ट्वीट कर सकते और मिनटों में अगले आदमी के पास मैसेज पहुंच जाता। शादी का कार्ड हो, किसी भी चीज़ का कार्ड हो, आप आसानी से उसको भेज सकते और बुला सकते। कुछ जानकारी का पता लगाने के लिए पुस्तकालय में जाना के बजाय अब मोबाइल में ही चला लेते हो। अब आप कौन कहता है कि आज कोई पुस्तकालय नहीं, आज सीधा डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है और ये सारी सेवाएं इंटरनेट की मदद से हो रही है। जगह को बचाने में मदद करते हैं। प्रत्येक नया सेल फोन पिछले की तुलना में छोटा हो रहा है, टीवी सेट पतले हो गए हैं, लैपटॉप कम से कम जगह लेते हैं, अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए सीमित स्थान है। बहुत सराहनीय पहलू है इस समय, ये सारी चीज़ें हैं भाई। हर चीज़ क्या हो रही है, आप आजकल वॉच में अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, वॉच हो रहा है, आप कानों में छोटा आप देख लो ब्लूटूथ की साइज़ कितनी हो गई है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो ये सारे काम आपको जगह को भी, स्पेस को भी बचाते हैं। मनोरंजन कर सकते हैं आप। आईटी गैजेट की वर्तमान पीढ़ी के साथ आपके पास चुनने के लिए मनोरंजन स्रोतों की एक विशाल विविधता है। आप अपने पीसी पर गेम खेल सकते हैं, टीवी पर एक शो देख सकते हैं, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं, खुद को खो सकते हैं। यानी कि आज के दिन और उम्र में आपको फिर से महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप किसी का भी वेट कहीं भी खड़े होकर कर सकते हो, मोबाइल होना चाहिए। आज देखने में यह आता है, लोग शादियों में जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, सीधा मोबाइल में लगे रहते हैं। कहाँ? फेसबुक पे लगे हैं, यूट्यूब पे लगे हैं। अब क्या देख रहे हैं ये वो जानते होंगे, ठीक है। वेट करना कितना आसान है। पहले वेट करने के लिए पेपर पढ़ा करते थे, है ना, पेपर पढ़ा करते। अभी पेपर कौन पढ़ता? कोई पेपर नहीं पढ़ता, मोबाइल चलाते, वीडियो चलाते। साइज किसकी वजह से? मोबाइल यानी कि आईटी गैजेट्स की वजह से ये सारा काम आसान हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको आती यार, इसमें क्या क्वेश्चन आता है आपको? आप समझ नहीं रहे हो, आप सब कुछ जानते हो, इसमें सारी चीजें जान रहे हो, यूज कर रहे हो यहाँ पर। फिर भी चलिए, शिक्षा के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा के हिसाब से आईटी गैजेट का क्या रूप है, तो आप देख लें। अकेले शिक्षा में आईटी के दर्जनों उपयोग हैं। वे शिक्षक को उनके पाठ के दौरान उपयोग करने के लिए कई संसाधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे शिक्षक और उनके छात्रों के बीच अधिक सहभागिता की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग परीक्षण के लिए किया जा सकता है। भौतिक रूप से उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल रूप में बदलने तथा उनकी विद्यार्थियों तक आते हैं। यानी अगर हम बात करें इस समय शिक्षा के, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर दे रहा हूँ, तो आपको मेरे को फिजिकली देखने की जरूरत नहीं है। आपको वही कंटेंट जो आप हमें फिजिकली पे आएंगे वही चीज आपको मिल रहा है यहाँ पर, सिंपल सा आप महसूस कर सकते हो। यहाँ पर क्या चीज, किसकी वजह से? आईटी गैजेट की मदद से, ठीक है ना। ऑनलाइन, लॉकडाउन के दौरान इतनी ऑनलाइन क्लासेस चली, सब लोग क्या है ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। आज भी आप ऑनलाइन शिफ्ट हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये सब आईटी गैजेट की वजह से हुआ। अगर आईटी गैजेट ही ना होता तो कहां कौन शिक्षा ले पाता ऑनलाइन, आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी जो लोग डेमो मांगते क्लास की, उनको क्लास की डेमो चाहिए नहीं फिजिकली, वो सीधा यूट्यूब पर आकर के लोगों को देख लें, क्योंकि शिक्षा का अनुप्रयोग उनको उनकी बातें समझ में आएंगी। देखो, उनको नहीं समझ में आने वाली बात जो 1 सेकंड देखते और स्किप कर जाते। कभी भी किसी भी चीज को, किसी की भी वीडियो को देखो, उसकी हर एक बात को पूरी वीडियो देख करके समझें। आप ऐसे नहीं कह सकते, नहीं, है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे नंबर पर 90444686 पर
90 पर आप मैसेज कर सकते हो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो बेल वाला बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी तो मैं फंडामेंटल की वीडियो आपको दे रहा हूं, ओ लेवल की ये फंडामेंटल की वीडियो है जो कि पहले चैप्टर से है। आगे धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, तो जरूर से जरूर